क्या आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर लूप आता है? एक बार थोड़ा सा वेट करिए और अपने मन में ही उत्तर दीजिए कि आपको आता है कि नहीं। आपने कितनी बार यूज़ किया है? ऑब्वियसली बहुत ही जगह पे यूज़ किया होगा और आपको लगता होगा कि आता है। और मुझे भी यही लगता था कि मुझे तो बहुत ही अच्छे से फॉर लूप आता है, लेकिन जब तक कि मेरे मन में एक डाउट नहीं आया और उस डाउट को जब मैं एक्सप्लोर करने गया तो मुझे दिखा कि फॉर लूप, अरे ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। बहुत ही खतरनाक चीज़ है फॉर लूप। तो मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि आपको भी नहीं आता होगा फॉर लूप, भले ही आप 4-5 साल से या 10 साल से काम कर रहे हो जावास्क्रिप्ट में, एक्सेप्ट फ्यू पीपल जो कि बहुत ही डेप्थ में चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत ही कम लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो जावास्क्रिप्ट का जो फॉर लूप है वो किसी को नहीं आता है, और मैं इस वीडियो में ये प्रूव करके दिखाऊंगा। तो मेरे हिसाब से फॉर लूप एकदम अच्छे तरह से बहुत ही कम लोगों को समझ में आता होगा। और मेरी बात ऐसे मत मानिए कि आपको नहीं आता है फॉर लूप। आप पहले इस वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद जब आपको लगेगा कि आपको ये नहीं आता था, तब उसके बाद में कमेंट करके बताना कि आपको नहीं आता था, और आई एम श्योर कि आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन पे आते हैं। और यहाँ पे मैंने एक VS कोड के अंदर बेसिक सेटअप कर लिया है। एक जावास्क्रिप्ट फाइल को मैंने HTML के अंदर कनेक्ट करके उसको लाइव सर्वर के साथ ओपन भी कर लिया है। यहाँ पे हमारा ये जो है लाइव सर्वर के साथ खुला है। अब यहाँ पे हम एक फॉर लूप लिखते हैं, एक सिंपल फॉर लूप जो कि 1 से लेके 3 तक नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कर लिए और आप खुद से लिखिए, आपको आता है, इतना तो आता ही होगा। लेट आई इज इक्वल टू 1, और अभी ये मेरा जो है, मैं इसको कमेंट करके करता हूँ क्योंकि लाइव सर्वर के साथ ऑन है, तो अभी इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कमेंट करके इसको टाइप कर देता हूँ। आई इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कर दिया, और आई प्लस प्लस, ठीक है, ये कर दिया। अब मैं इसको अनकमेंट कर सकता हूँ और इसके अंदर मैं कॉन्सोल लॉग करता हूँ आई। ठीक है, ये मैंने कॉन्सोल लॉग कर दिया। इतना क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, अगर हम इसको लेट को वार कर देते हैं तो भी ये चलेगा, 1 2 3 जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है काम करेगा। अब इतना हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है, जो थोड़े सीनियर लोग हैं, जो इंटरव्यूज देते हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज लिया है, दिया, उनको पता होगा। यहाँ पे अगर हम सेट टाइम आउट लगाते हैं और उसके अंदर यहाँ पे कॉन्सोल लॉग रख देते हैं, ये मैंने, और यहाँ पे मैंने मान लो 1 सेकेंड का टाइम दे दिया, 1000 मिली सेकेंड का मैंने टाइम दे दिया। अब इसका आउटपुट क्या होगा? अभी तक 1 2 3 होता था, अब आप गेस करिए इसका आउटपुट क्या होगा। आप बस गेस करिए क्या होगा आउटपुट। तो इसका आउटपुट जो है ये 1 2 3 नहीं होगा, ये 1 सेकेंड वेट करेगा, उसके बाद 4 4 4 ऐसा आउटपुट होके आएगा। ये देखो, ये थोड़ी देर तक वेट किया, फिर 4 4 4 3 बार ये आउटपुट होके आ गया। अब ये क्यों हुआ, ये समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे आपको स्कोप पता होना चाहिए, स्कोप कैसे काम करता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप या फंक्शन स्कोप क्या होता है, वो सब अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता है तो पहले वो आप सीखिए, क्योंकि ये जो सीरीज है इसमें हम बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें फंडामेंटल चीज़ें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। तो स्कोप मैंने बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की जो बिगनर वाली प्लेलिस्ट है या बेसिक या फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने स्कोप को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देखना। वो जब अच्छे से समझ में आ जाएगा ब्लॉक स्कोप और ये ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, उसके बाद में आप ये वीडियो देखना, तब आपको ये वाला चीज़ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा वार हमने यूज़ किया, इसने ग्लोबल में हमारे आई नाम से वेरिएबल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हम अगर विंडो ऑब्जेक्ट देखें, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आई नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा। यहाँ पे ये आई नाम से वेरिएबल क्रिएट हुआ है और एक ही वेरिएबल है आई नाम से, और वही वेरिएबल हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। ये जैसे ही हमारा लूप के अंदर आता है, ठीक है, ये हमारा तुरंत प्रिंट नहीं होता है। जब भी लूप, जब हमने सेट टाइम आउट यूज किया है, तो ये सेट टाइम आउट ये हमारे वेब एपीआईज के पास चला जाता है, वहां पे वेट करता है, वहां पे टाइमिंग जो है वो वेटिंग का काम होता है। अगर सेट टाइम आउट भी नहीं पता आपको कैसे काम करता है, तो वो सब कुछ मैंने जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में बताया है। अब हर एक वीडियो का लिंक मैं नहीं दूंगा, आप जाके जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना, उसमें आपको मिल जाएगा ये बहुत ही डिटेल में। और कॉल बैक क्यू क्या होता है, कॉल स्टैक, इवेंट लूप, ये सब कुछ मैंने बताया है। ठीक है, तो
ये हमारी वेब एपीआईज में चला जाएगा, वहां पे वेट करेगा। तो हमें पता है कि जब भी सेट टाइम आउट जब ब्राउजर इनकाउंटर करता है, इसको वेब एपीआईज के पास भेज देता है और ऐसे ऐसे करके 3 बार इसको भेज देगा, ठीक है। और आई जो है वो बढ़ता रहेगा, आई 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3, 3 से जब 4 हो जाएगा तो हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा और 4 के बाद फिर नहीं बढ़ेगा, लूप हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा और जब ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, जब हमारा टाइम हमारा जब पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, टाइम हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा 1 मिनट का, तब ये फंक्शन कॉल होगा और 3 बार कॉल होगा, क्योंकि हमने 3 बार इसको सेट टाइम आउट का यूज करके सेट किया है, ठीक है। तो 3 बार जब कॉल होगा और जब कॉल होगा उस टाइम पे इस आई की वैल्यू 4 रहेगी, तो इसीलिए 4 प्रिंट होके आएगा, क्योंकि लास्ट में ये 4 हो गया था। अब यहाँ पे अगर मैं डीबगर लगा दूं, अगर हम कंसोल में आ जाएं, एक बार रिफ्रेश करें और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम ये स्क्रिप्ट फाइल खोल लेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल खुल के आ जाएगी और इस पे अगर मैं डीबगर लगा दूं और रिफ्रेश अगर करता हूं तो 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे आके रुकेगा और यहाँ पर इसका स्कोप दिख रहा है हमें, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, ये 2 स्कोप्स दिख रहे हैं। और यहाँ ग्लोबल स्कोप के अंदर यहाँ पे आई की वैल्यू है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है, इसीलिए 4 प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जब पूरा लूप एंड हो जाता है, वेरिएबल आई जो है वो बढ़ के 4 हो जाता है, तभी हमारा कोड चलता है। ये क्लियर है, ये समझ गए, ठीक है। ये ऑब्वियस था, सिंपल था। और इसको अगर हम फिक्स करना चाहते हैं तो कैसे फिक्स करेंगे? एक तो इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि इसको फिक्स करो, इसको ये बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको लेट हम कर देंगे तो ये फिक्स हो जाता है। अगर हम रिफ्रेश करें और कंसोल में चल के देखें तो देखो ये 1 2 3 आ रहा है, 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा ये, फिर 1 2 3 आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ? यहाँ पे ये ट्रिकी बात है, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत सारे लोगों को पता होता है। इसमें अभी मैं कुछ नया नहीं बताने जा रहा हूँ, नया भी थोड़ी देर बाद में स्टार्ट होगा, ये बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है, अभी बहुत गहराई में जाएंगे इसके। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि इसको फिक्स करो और हमने फिक्स कर दिया, तो इंटरव्यूअर बोलता है कि इसको लेट नहीं, वार ही रहने दो और फिर फिक्स करो, ठीक है। तो वार रहने दो, फिक्स करो, ये आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चंस में पूछा जाता है, क्वेश्चंस नहीं, इंटरव्यूज में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप वो करना, हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम इसको एक बार लेट कर देते हैं तो देखते हैं ये फिक्स कैसे हो गया आखिर में। जो वार था तो उसके केस में समझ आया कि वो वैल्यू इंक्रीज होके 4 हो गई थी, है ना, और जब 4 हो गई तो हमने जब कंसोल लॉक किया तो वो 4 आ गया प्रिंट होके। अगर हम यहाँ पे बाहर ऊपर कंसोल लॉक करते हैं तो लेट के केस में भी वैल्यू 4 हो रही है, 1 2 3 4 हो रही है ना। बाहर अगर हम देखें तो 1 2 3 हो रही है, 1 2 3 तो हो गई और लास्ट में 4 भी हुई होगी, जब ये लूप एंड हुआ होगा उसके पहले 4 भी हुई होगी। तो आई यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, और ये सेट टाइम आउट वाला कोड बाद में रन हो रहा है, तो इस केस में भी 4 आना चाहिए, 4 4 4, क्यों ऐसा है? तो अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहां तक भी पता होता है। यहां पे अगर हम डिबगर लगा दें, यहां पे अगर हम जाएं और यहां पे डिबगर लगाएं और रिफ्रेश करें, तो जब भी हम लेट का यूज करते हैं तो एक ब्लॉक स्कोप क्रिएट होता है, ठीक है। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे जब वार यूज किए थे तो ब्लॉक स्कोप नहीं था, केवल लोकल और ग्लोबल ये दोनों चीजें थी, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉक स्कोप आ गया है और ये 4 अलग अलग ब्लॉक स्कोप क्रिएट हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक स्कोप में आई की वैल्यू 1 है और अगर हम इसको बढ़ाएं आगे तो दूसरे ब्लॉक स्कोप में आई की वैल्यू 2 है, तीसरे ब्लॉक स्कोप में आई की वैल्यू 3 है, ठीक है। इसीलिए ये अलग अलग आई की वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहा है। अब इसको अगर हम कुछ डायग्राम की मदद से समझें तो ऐसा समझ सकते हैं, एक बार हम समझते हैं कि हमारा लूप कैसे रन हो रहा है। एक बार डायग्राम से पहले हम समझते हैं कि हमारा लूप कैसे रन हो रहा है। तो मैंने डिबगर यहां से हटा के मैंने डिबगर यहां पे रख दिया। अब एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं तो हमारा कोड लाइन बाय लाइन रन होगा, ठीक है, यहां पे आएगा। अब यहां पे ये लेट आई इज इक्वल टू 1, ये आई इज इक्वल टू 1 यहां पे हमने किया है, ये देखेगा। और यहां पे अगर हम देखें तो एक ब्लॉक स्कोप क्रिएट हुआ है और उसमें आई आ चुका है, वहां पे आई है और आई की वैल्यू अभी ये दिखा रहा है वैल्यू अनअवेलेबल। यहाँ पे अगर हम हवर करेंगे तो दिखा रहा है वैल्यू इज नॉट एक्सेसिबल टू द डिबगर। तो अभी ये जो डेव टूल्स है इसका नया अपडेट है, जिसके कारण ये ऐसा वैल्यू नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। ये पहले यहाँ पे अनडिफाइंड दिखाता था, ठीक है, ये अनडिफाइंड दिखाता था, लेकिन वैल्यू अनअवेलेबल इसलिए कर दिए क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर भी
जो आई की वैल्यू होती है इनिशियलाइज करने से पहले अवेलेबल नहीं होती है। अगर हम लेट का यूज करके कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 5 कर दूं और ऊपर मैं इसको कंसोल लॉग करके एक्सेस करने की कोशिश करूं, अगर मैं ए को अगर एक्सेस करूं तो मुझे पहले ही एरर मिल जाएगा। एक बार मैं रिफ्रेश अगर करूं तो ये कंसोल में एरर ये दिख जाएगा हमें, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी कि ए का एक्सेस नहीं है हमारे जावास्क्रिप्ट के पास, पर ऊपर नहीं है। अगर हम इसको वार कर देते तो एक्सेस था, वार अगर हम कर देते हैं तो एक्सेस है, भले ही यहाँ पे अनडिफाइंड है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हुई है ये, लेकिन यहाँ पे वार के केस में एक्सेस होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अभी डीबगर में भी ऐसा दिखाने लगा है कि वैल्यू अनअवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम डीबगर में पहुंच जाएं और यहाँ पे हम अपना ये ब्रेक पॉइंट लगा के अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक स्कोप दिख रहा है और वहाँ पे आई इज इक्वल टू वैल्यू अनअवेलेबल है। ठीक है, तो ये आई तुरंत ही यहाँ पे कैसे आ गया? तो जो हमारा कोड होता है वो 2 फेजेस में रन होता है। ये मैंने जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में बताया है बहुत ही अच्छे से, हाउ आवर जावास्क्रिप्ट कोड रन्स, वॉच योर कोड रनिंग लाइन बाय लाइन, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया। 2 फेजेस में रन होता है। पहला एक होता है मेमोरी क्रिएशन फेज, जो ऑटोमेटिकली मतलब स्कैन कर लेता है, और जब हम डिबगर लगाते हैं तो वो कोड एग्जीक्यूशन फेज में आके रुकता है। मेमोरी क्रिएशन फेज में कभी भी हम डिबगर का यूज करके रोक नहीं सकते। तो मेमोरी क्रिएशन फेज में इसने आई देखा, आई को एक मेमोरी में रख दिया और उस स्कोप में जिसमें रखा उसको उसने ब्लॉक स्कोप बना दिया और वहां पे वैल्यू अनअवेलेबल ये डाल के रख दिया। ठीक है, अभी जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, हम एक लाइन आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, आई के अंदर 1 आ गया क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और 1 की जो वैल्यू थी आई के अंदर पहुंच गई। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, हम देख रहे हैं कि हमारा लूप कैसे चलता है। तो एक कंडीशन चेक होगी और ये कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, सही बात है। ये इस लूप के अंदर आ जाएगा। ये लूप की बॉडी का ये इंटरनल पार्ट है, मतलब ये लूप के अंदर आ गया ऐसा बोल सकते हैं। बेसिकली लूप की बॉडी के अंदर आ गया और यहाँ पे ये सेट टाइम आउट देखेगा, इसको सेट कर देगा और सेट टाइम आउट को जैसे ही रजिस्टर करेगा उसके बाद में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। ये अभी कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तो बाद में एग्जीक्यूट होगा जो हमारा ये सेट टाइम आउट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा यहाँ पे देखना ये हमारा जो कोड है यहाँ पे आ जाएगा, हमारा एग्जीक्यूशन है इधर आ जाएगा। अभी मैं देखो इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये जो हाईलाइटेड पोर्शन था वो यहाँ पे आई के ऊपर आ गया, आई प्लस प्लस, तो हमारा नंबर प्लस प्लस होगा और आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये आई है, ब्लॉक के अंदर आई है और ये आई प्लस प्लस हो रहा है, प्लस प्लस होके 2 हो गया। ठीक है, तो ब्लॉक स्कोप क्रिएट हुआ, समझ में आता है। ठीक है, और ब्लॉक स्कोप क्रिएट कब होता है? यहाँ पे हमें दिखा कि ब्लॉक स्कोप क्रिएट होता है। ठीक है, और ब्लॉक स्कोप क्रिएट कब होता है? ब्लॉक स्कोप तब क्रिएट होता है जब हम एक ब्लॉक का यूज करते हैं। हम ब्लॉक कैसे बनाते हैं? ऐसे करली ब्रैकेट अगर यूज करके यहाँ पे अगर कोई लेट नाम से वेरिएबल क्रिएट कर देंगे तो एक ब्लॉक स्कोप बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने ब्लॉक जो यूज किया तो है हमने यहाँ पे ब्लॉक, लेकिन वो ये हमने जो लेट आई इज इक्वल टू समथिंग ये तो ब्लॉक के बाहर लिखा है। एक काम करते हैं, हम ब्लॉक के बिना भी फॉर लूप चला सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। अगर सिंगल स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर तो हमें ब्लॉक की जरूरत नहीं होती। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होता तो जरूरत होती। भले ही ये 3 लाइन लग रहा है लेकिन ये एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, एक ही फंक्शन को हमने कॉल किया, वो 3 लाइन में हमने फॉर्मेटिंग के लिए कर दिया, तो ये एक ही लाइन का है। तो हमने बिना ब्लॉक के, मतलब बिना ब्लॉक यूज किए फॉर लूप यूज कर लिया। अब आप बताइए, अब फॉर लूप ये ब्लॉक स्कोप क्रिएट करेगा कि नहीं? गेस करिए, ब्लॉक तो यूज ही नहीं किया हमने, तो यहाँ पे ब्लॉक स्कोप क्रिएट होगा। एक बार चल के देखते हैं क्रिएट होगा कि नहीं। एक बार यहाँ पे अगर आके रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखो फिर से ब्लॉक स्कोप क्रिएट हो गया है। यानी कि इस केस में ब्लॉक क्रिएट करने के लिए, मतलब ब्लॉक स्कोप क्रिएट करने के लिए ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है। ये क्या हुआ? ये क्या बात हुई? हमने ब्लॉक तो यूज ही नहीं किया फिर भी क्रिएट हो रहा है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, आगे अगर बढ़ाते हैं तो वही सेम स्टोरी, ये 1 हुआ, 1 से ये 2 बढ़ के जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस केस में नहीं क्रिएट होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या पता इफ के साथ भी हम क्रिएट कर सकें बिना, जैसे इफ हम यूज करते हैं ना, इफ मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। अगर हम, जैसे हमने इफ बहुत ही बार यूज किया है, ऐसे हम करते हैं, और लेट ए इज इक्वल टू 5 ऐसा हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और हम कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस क्रिएट कर दिया।
और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी हम बिना करली ब्रैकेट के क्रिएट कर सकेंगे। ये देखो, ये तो एरर आ गई। मैं अगर फॉर लूप को कमेंट कर देता हूँ, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो फॉर लूप वाला कोड मैंने कमेंट कर दिया, ये देखो एरर आ रही है, VS कोड ही एरर दे रहा है। लेट डिक्लेरेशंस कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक। ये बोल रहा है कि ब्लॉक यूज करो तभी लेट का यूज करके डिक्लेयर कर पाओगे। ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश अगर करता हूँ तो ये देखो, ये कंसोल में हमारे एरर आ रही है। लेक्सिकल डिक्लेरेशन कैन नॉट अपीयर इन द सिंगल स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट, ये एरर दे रहा है। यानी कि ये जो इफ कंडीशन है, इसमें हम बिना ब्लॉक यूज किए एक लेट का यूज करके वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते, ना तो लेट का यूज करके ना तो कॉन्स्ट का यूज करके। मैं वार का यूज करके दिखा देता हूँ, वार का यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप होता है और इसको क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। ये बहुत ही स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, यहाँ पे हमें ब्लॉक यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है, तभी ब्लॉक स्कोप क्रिएट होगा। यहाँ पे अगर हमने लेट यूज किया है तो फॉर के केस में ब्लॉक स्कोप क्रिएट होता है। हम मान लेते हैं होता है, मतलब मान के हमने देख भी लिया, अब वो कैसे क्रिएट होता है वो सब नहीं पता है। ठीक है, और हम अभी बस मान रहे हैं कि चलो ब्लॉक स्कोप क्रिएट हो गया है और हमें दिख रहा है तो इसीलिए मानना पड़ रहा है। अभी एक बार मैं यहाँ पे फिर से डिबगर लगाता हूँ। ये ठीक है, अलग अलग ब्लॉक स्कोप क्रिएट होता है, एक बार हम समझ लेते हैं। देखो ये कैसे क्रिएट होता है, एक बार हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये यहाँ पे एक ब्लॉक स्कोप क्रिएट हुआ। ठीक है, एक ब्लॉक स्कोप को हम यहाँ पे आके डायग्राम बना के समझते हैं। ब्लॉक जो है इटरेशन 1, यहाँ पे एक इटरेशन 1 लिख देता हूँ टेक्स्ट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इटरेशन 1, इटरेशन यानी कि फर्स्ट राउंड या फर्स्ट लूप में फर्स्ट टाइम में ये इटरेशन 1 है। और इटरेशन 1 में एक ब्लॉक स्कोप क्रिएट होगा, ये होगा एक ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ब्लॉक स्कोप क्रिएट हुआ और इसके अंदर ये i की वैल्यू हो गई 1, इसके अंदर हो गई i की वैल्यू 1। ये इतनी बात समझ में आ गई, ये तो मल्टीपल लाइंस में हो गया, मैं हाथ से टाइप कर देता हूँ। i की वैल्यू i इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, या ऐसे ही चलो लिख देते हैं i इज इक्वल टू 1। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, फर्स्ट इटरेशन हुआ यानी कि फर्स्ट राउंड चला, i की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि दूसरे राउंड में ये दूसरा i का वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और दूसरे ब्लॉक स्कोप में अगर मैं इसको लूप को आगे बढ़ाऊं और यहाँ पे सेट टाइम आउट जैसे ही रजिस्टर होगा i प्लस प्लस पे पहुंचेगा, और जब i प्लस प्लस पे पहुंचेगा तो ये दूसरा राउंड होता है, ये हमारे फॉर लूप का दूसरा राउंड होगा और वहां पे दूसरा ब्लॉक स्कोप क्रिएट होगा। अब दूसरा ब्लॉक स्कोप क्रिएट होगा, उसमें i क्रिएट होगा अगर, तो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट होता है उसमें अनडिफाइंड स्टोर होता है ना, हमने यही पढ़ा, अनडिफाइंड स्टोर होता है। या तो अभी जैसे कि हमारे डेव टूल्स में दिख रहा है, नया अपडेट है, उसके कारण वैल्यू अनडिफाइंड रहती है, या वैल्यू नॉट रीचेबल, नॉट अवेलेबल टू द डिबगर, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। लेकिन दूसरे राउंड में यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, दूसरे राउंड में दूसरा ब्लॉक स्कोप क्रिएट हुआ और उसमें i की वैल्यू 1 है। तो ये प्रीवियस ब्लॉक स्कोप है या नया ब्लॉक स्कोप है कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये नया ब्लॉक स्कोप है और इस नए ब्लॉक स्कोप में प्रीवियस ब्लॉक स्कोप की जो i की वैल्यू थी उसको यूज किया गया है। अब ये सारी बातें मुझे कहाँ से पता चली, कैसे पता चली, ये हम एजम्पशन कर रहे हैं या कहीं पे लिखी हैं, सॉलिड चीजें हैं, तो ये सारी चीजें लिखी हैं। देखो चलो मैं MDN पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है फॉर लूप। अगर यहाँ पे सर्च करेंगे फॉर लूप MDN, ठीक है, ये खोलता हूँ और मेरे मन में ये क्वेश्चन आया था, कि अगर अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग ब्लॉक में क्रिएट हो रहे हैं, इतना मुझे पता था, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग ब्लॉक में क्रिएट हो रहे हैं, तो पिछले ब्लॉक की वैल्यू दूसरे ब्लॉक में कैसे पहुंच पा रही है और उसको कैसे पता है कि पहले क्या वैल्यू थी। अब उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कोई नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, नए ब्लॉक में नया i क्रिएट हो रहा है, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होना चाहिए, है ना। हमारे जैसे जावास्क्रिप्ट चलता है, अगर कोई नया वेरिएबल क्रिएट होता है उसमें अनडिफाइंड स्टोर होता है। अगर अनडिफाइंड स्टोर हो जाएगा तो पता ही नहीं रहेगा प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू क्या थी। तो
यही मेरे मन में क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं क्या होता है। तो एमडीएन पे आया और एमडीएन पे मैंने पहली डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी, द फॉर स्टेटमेंट क्रिएट्स अ लूप दैट कंसिस्ट्स ऑफ 3 ऑप्शनल एक्सप्रेशंस। अरे बाप रे, पहली लाइन देख के ही मैं कहा कि अब तो हो गया, कल्याण हो गया। इसमें बोल रहा है कि जो फॉर स्टेटमेंट है उसके अंदर 3 ऑप्शनल स्टेटमेंट पास करते हैं। आज तक मैंने जैसा फॉर लूप पढ़ा था उसमें था कि 3 चीजें पास करते हैं, एक इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर एक बाद में प्लस प्लस करके ऐसे कर देते हैं। लेकिन इसने तो बोला कि तीनों ऑप्शनल है, तीनों ऑप्शनल ही है, मतलब इसके बिना भी लूप क्रिएट कर सकते हैं। फिर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा चलो पढ़ते हैं ऑप्शनल कैसे हो जाएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें नाम थोड़ा सा दिया गया है, जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है जहां पे हम i इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, ये वाला पार्ट सेमी कॉलन से सेपरेट जो होता है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है। फिर ये कंडीशन ब्लॉक है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी जिसके बेसिस पे हमारा लूप डिटरमाइन होगा कि अंदर जाना है कि एग्जिट करना है। फिर इसको बोलते हैं लास्ट वाले को आफ्टर थॉट। आफ्टर थॉट यानी कि एक राउंड जब लूप का हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है वो आफ्टर थॉट के अंदर हम लिखते हैं। किसी नंबर को बढ़ाना है, घटाना है, कि क्या करना है वो हम आफ्टर थॉट के अंदर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो जब मैंने ये देखा कि ये ऑप्शन होता है तो मैंने कहा कि देखते हैं कैसे ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे एक एक करके ऑप्शनल एक्सप्रेशंस को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया गया है। ये लेट i इज इक्वल टू हम बाहर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी इसको हम एम्प्टी करके और नॉर्मल लूप चला सकते हैं, चलेगा ये। लेकिन इसमें और इस चीज में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है अभी देखेंगे हम, डिफरेंस क्या होता है। ये हो गया ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन ऑप्शनल, ठीक है, और फिर इसमें दूसरा वाला ऑप्शनल कर दिए, जो कंडीशन थी उसको ऑप्शनल करके दिखा दिए। कंडीशन यहाँ पे चेक कर लिए और यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे कर दिया, ये भी चलेगा। यहाँ पे तीनों चीजें ऑप्शनल, सब गया, हमारा फॉर लूप खोखा हो गया ठीक है, खाली हो गया, एकदम से कुछ नहीं है इसमें, और ये हमारा फॉर लूप चल रहा है मस्त। अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो चलेगा, नॉर्मल जैसे फॉर लूप चलता है वैसे चलेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस होता है, और यहाँ पे वो डिफरेंस लिखा गया है कि क्या डिफरेंस होता है जब हम लेट का यूज करके उसके अंदर फॉर के जो पैरेंथेसिस होता है उसके अंदर जब डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम और थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये अगर हम लाइन पढ़ेंगे, ये इतना पूरा पैराग्राफ और ये तीनों पॉइंटर्स, ये इतना पूरा पैराग्राफ और ये तीनों पॉइंटर्स, इसमें लिखा गया है कि कैसे हमारा कोड रन होता है लेट के केस में, अगर हम फॉर लूप में अगर हम लेट का यूज करते हैं तो, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि द स्कोपिंग इफेक्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कैन बी अंडरस्टूड एज इफ द कंडीशन नहीं, एज इफ द डिक्लेरेशन happens within the loop body but it just happens to be accessible within the condition, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कंडीशन एंड आफ्टर थॉट पार्ट्स, ये बोल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा मान सकते हैं कि जो लेट है वो इसके ये जो फॉर लूप है इसकी बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन उसको बाहर एक्सेस मिल जाता है कैसे भी करके। ये बोल रहे हैं इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, इट कैन बी अंडरस्टूड, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यहाँ पे आगे लिखी है, मोर प्रिसाइजली। अगर बहुत ही प्रिसाइजली देखें तो लेट डिक्लेरेशंस आर स्पेशल केस्ड बाय फॉर लूप्स। ये बोल रहा है लेट डिक्लेरेशन जो है फॉर लूप के द्वारा स्पेशल केस हैं, मतलब फॉर लूप जब चलता है और उसमें लेट यूज करते हैं तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उसको स्पेशल तरह से हैंडल किया जाता है। इफ इनिशियलाइजेशन इज अ लेट डिक्लेरेशन, अगर इनिशियलाइजेशन हमने लेट का यूज करके किया है, यहाँ पे तो वार का है, अगर हमने लेट का यूज करके डिक्लेरेशन किया जैसे कि यहाँ पे, तो क्या होता है, देन एवरी टाइम आफ्टर लूप बॉडी इज इवेल्युएटेड फॉलोइंग हैपेंस, ठीक है, द फॉलोइंग हैपेंस। तो एवरी टाइम जब भी हमारी लूप की बॉडी खत्म हो जाती है, बॉडी कब खत्म होगी, जब यहाँ पे ये पूरा कोड रन होके कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें एक ही लाइन है तो एक ही लाइन रन करके, 3 लाइन है भले ही लेकिन एक ही एक्सप्रेशन है, तो वो रन के जैसे करके जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा लूप का बॉडी इवेल्युएट हो जाएगा, एक बार मतलब एक राउंड खत्म हो जाएगा, एक इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लिखा है कि फॉलोइंग थिंग्स हैपन आफ्टर द लूप बॉडी इज इवेल्युएटेड, ठीक है, एवरी टाइम आफ्टर द लूप बॉडी इज इवेल्युएटेड, ठीक है। तो क्या क्या होता है,
देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम क्या होता है। ए न्यू लेक्सिकल स्कोप इज क्रिएटेड विथ न्यू लेट डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। ये बोल रहा है एक नया लेक्सिकल स्कोप क्रिएट होता है। लेक्सिकल स्कोप को यहाँ पे रिप्लेस करके ब्लॉक स्कोप कर दो, ज्यादा क्लियर रहेगा। एक नया ब्लॉक स्कोप क्रिएट होता है अगर हमने लेट का यूज किया है। अगर लेट का यूज नहीं किया तो कुछ नहीं क्रिएट होगा, सब ग्लोबल स्कोप में जाएगा। ठीक है, लेट या कॉन्स्ट, अगर कॉन्स्ट यूज करते हो, हालांकि प्लस प्लस नहीं कर पाएंगे कॉन्स्ट के केस में, लेकिन वहां पे भी लेक्सिकल स्कोप क्रिएट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे केवल लेट लिखा है, यहाँ पे केवल लेट लिखा है, कॉन्स्ट के साथ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। कॉन्स्ट के साथ अभी हम टेस्ट करेंगे होता है कि नहीं। चलो अभी के लिए मान लेते हैं केवल लेट के साथ होता है। ठीक है, तो एक न्यू लेक्सिकल स्कोप क्रिएट होगा, यानी कि न्यू ब्लॉक स्कोप। और उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद होगा द बाइंडिंग वैल्यूज फ्रॉम द लास्ट इटरेशन आर यूज्ड टू री इनिशियलाइज द न्यू वेरिएबल्स। मतलब लास्ट इटरेशन में जो आई की वैल्यू थी, या जो मतलब लेट द्वारा डिक्लेयर किए गए वेरिएबल की वैल्यू थी, मतलब आई के अलावा हम जे भी रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो प्रीवियस जो आई की वैल्यू थी उसको यूज करके नए क्रिएटेड वैल्यू को डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो नया क्रिएटेड वेरिएबल होगा उसमें अनडिफाइंड नहीं, उसका वैल्यू नॉट रीचेबल नहीं होगा, नॉट रीचेबल बाय डिबगर नहीं होगा, उसमें वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर दी जाएगी रन टाइम पे ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेमोरी क्रिएशन फेज नहीं हो रहा है। अनडिफाइंड स्टोर करने का काम क्या होता है, कब होता है, जब मेमोरी क्रिएशन फेज चलता है, तब वहां पे स्टोर होता है अनडिफाइंड। ठीक है, लेकिन अभी तो हम फॉर लूप रन कर रहे हैं, यानी कि हम कोड एग्जीक्यूशन फेज में हैं। तो वहां पे जो लास्ट इटरेशन से वैल्यू थी वो यूज करके नए वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, एक बार यहाँ पे आ जाए हम, और एक बार पहला हमारा जो ब्लॉक स्कोप है वो क्रिएट हुआ फर्स्ट इटरेशन के लिए। ये हमारा ब्लॉक स्कोप क्रिएट हुआ और वहां पे i इज इक्वल टू 1 यहाँ पे स्टोर हुआ। ये इतना हो गया, कंडीशन चेक हुई, i इज इक्वल टू 1 स्टोर हो गया, और सेट टाइम आउट सेट हो गया। ठीक है, सेट टाइम आउट यहाँ पे सेट हो गया। और यहाँ पे अगर हम ओपन नहीं, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और ये सीधा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आफ्टर थॉट में आ जाएगा। और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट लिखा है, अगर हम देखें एमडीएन के ऊपर, थर्ड पॉइंट है कि ये दोनों चीजें होने के बाद ये न्यू लेक्सिकल स्कोप क्रिएट होगा, ब्लॉक स्कोप क्रिएट होगा। उसमें जो प्रीवियस वैल्यू थी, जो पुराने इटरेशन की वैल्यू थी, वो स्टोर होगी, और उसके बाद आफ्टर थॉट को इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर थॉट विल बी इवेल्युएटेड इन द न्यू स्कोप, जो न्यूली क्रिएटेड स्कोप है उसमें आफ्टर थॉट को इवेल्युएट किया जाएगा। अब अगर मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे ब्लॉक स्कोप जो हमें दिख रहा है ये ऐसे ही दिखेगा, लेकिन ये मेमोरी में दूसरा ब्लॉक स्कोप होगा, ये मेमोरी में कहीं अलग ब्लॉक स्कोप होगा। उसमें आई की वैल्यू, जो अभी आई की वैल्यू है वो वाली होगी, यानी कि आई की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब अगर मैं प्रेस करता हूं ये बटन तो ये हमें एज इट इज दिख रहा है, जैसे पहले था, जैसे इस लूप बॉडी के अंदर था प्रीवियस इटरेशन में। हमारा फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, हम दूसरे राउंड के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसा वहां पे था वैसे दिख रहा है, लेकिन ये ब्लॉक स्कोप दूसरा है, ये आई दूसरा है, ये आई दूसरा है, और यहाँ पे जो ये आई के अंदर 1 है, ये आई के अंदर 1, ये प्रीवियस जो आई के अंदर वैल्यू थी उसको यूज करके यहाँ पे स्टोर किया गया है। ये हो गया। अब ये दूसरा वाला आई बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बार सेकेंड इटरेशन के लिए भी हम एक बार दूसरा ब्लॉक स्कोप क्रिएट कर लेते हैं। दोबारा से ब्लॉक स्कोप क्रिएट होगा और आई के अंदर 1 ही रहेगा पहले, लेकिन आफ्टर थॉट रन होने के बाद आई के अंदर 2 हो जाएगा। जब आफ्टर थॉट रन होगा, आई प्लस प्लस होगा, तो आई के अंदर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा ब्लॉक। ये क्लियर है? अब आई के अंदर 2 हो गया। अब ये हमारा फॉर लूप आके फिर से कंडीशन चेक करेगा, और यहाँ पे आई की वैल्यू अब 2 है। इस पर्टिकुलर सेकंड इटरेशन में आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो चुकी है। ठीक है, और ये दूसरा आई है, ये रिमेंबर रखना, याद रखना, ये पहला आई था, ये दूसरा आई है, एकदम मेमोरी में अलग अलग थलग एकदम से अलग पड़ा है। और ये जो हमारा फंक्शन है कैसे इस आई को याद रखेगा, अलग अलग आई को, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये, हाँ, अब कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 इज लेस देन 3, ये सही है, तो इसके अंदर आ जाएगा।
और यहाँ पे सेट टाइम आउट जैसे ही रजिस्टर होगा, ये थर्ड इटरेशन के लिए उसके लिए चला जाएगा आगे, और इसमें एक नया ब्लॉक स्कोप क्रिएट होगा। तो एक बार मैं इस पर क्लिक करता हूं और एक नया ब्लॉक स्कोप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और नए ब्लॉक स्कोप में प्रीवियस ब्लॉक स्कोप की जो आई की वैल्यू थी वो यूज हुई है इसको इनिशियलाइज करने के लिए, यानी कि पहले 2 था तो ये भी 2 हो गया। और इसको हम अपने यहाँ पे थर्ड इटरेशन के लिए भी बनाते हैं, इटरेशन 3, और थर्ड इटरेशन में अभी 2 है ये। अगर यहाँ पे देखें तो थर्ड इटरेशन में 2 है ये, लेकिन अगर हम इसको बढ़ा दें, आगे बढ़ा देते हैं तो ये बढ़ के 3 हो जाएगा, तो हम इसको भी 3 कर देते हैं। थर्ड इटरेशन में हमारी आई की वैल्यू 3 हो गई, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग मेमोरी में हैं, और ये कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि आई इज लेस देन या इक्वल टू, अभी इस केस में इक्वल टू 3 है, तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेट टाइम आउट फिर से रजिस्टर होगा, और यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है। अभी जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया इटरेशन, थर्ड इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा, फोर्थ इटरेशन के लिए जाएगा, फोर्थ इटरेशन के लिए आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे एक नया ब्लॉक बनेगा फोर्थ इटरेशन के लिए। यहाँ पे मैं फोर्थ इटरेशन वाला ब्लॉक क्रिएट कर देता हूं, और फोर्थ इटरेशन में शुरुआत में आई की वैल्यू 3 होगी, और फिर जब आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये देखो 4 हो गई आई की वैल्यू, और इसमें हम बढ़ा के 4 कर देंगे इसकी वैल्यू को, ये 4 हो गया। और फिर हमारा जावास्क्रिप्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन आ जाएगी फॉल्स, क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, ये 4 इज ग्रेटर देन है। ठीक है, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप एंड हो जाएगा। अगर हम इसको प्ले कर दें तो हमारा लूप खत्म। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा ये सेट टाइम आउट 1 मिनट के बाद, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड के बाद ये रन होगा। जब हमारा टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तब ये रन होगा। तो यहाँ पे भी एक बार डिबगर लगा देते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, और इस बार वो पूरा स्टेप जो हमने 1 से लेकर 4 तक स्टेप किया वो सारा चारों स्टेप कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे ये जब हमारा सेट टाइम आउट का टाइमर कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे आके रुका है, और ये जो ब्लॉक हमें दिख रहा है ये एक दूसरा ब्लॉक स्कोप है, वहाँ पे आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक ये अलग ब्लॉक स्कोप है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, और अगर हम फिर से बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू तो आई की वैल्यू यहाँ पे 3 है। फिर से अगर ऐसे प्ले कर देंगे तो हमारा लूप खत्म। ठीक है, मतलब सेट टाइम आउट का जो कॉल बैक था वो सारा खत्म हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये कैसे याद रखता है, ये जो सेट टाइम आउट है इसके अंदर ये जो हमने फंक्शन डाला है ये कैसे इन सारे वेरिएबल्स को अलग अलग याद रखता है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे इसको याद रहता है कि किस ब्लॉक में आई की वैल्यू क्या थी। ठीक है, वो कंफ्यूज कैसे नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है इसको हम एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट मतलब अलग से अलग फंक्शन बना लेते हैं कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक इज इक्वल टू, ये मैंने अलग बना दिया, और फिर इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ये तो हम लोग को पता ही है कि अलग फंक्शन बना के भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये कर दिया। अब इसमें भी सेम आउटपुट रहेगा, अगर हम डिबगर ना लगाएं तो सेम आउटपुट 1 2 3 ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा 1 सेकंड के बाद। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, और इस कॉल बैक को कॉन्सोल लॉग नहीं करना है, एरे के अंदर पुश कर देना है। ठीक है, एरे के अंदर मैं पुश करता हूं कॉल बैक। ये मैं एक एक करके सारे फंक्शंस को पुश कर दे रहा हूं। इससे क्या होगा कि हमारा लूप जब एंड हो जाएगा उसके बाद भी हम देख सकेंगे ये सारा फंक्शन कैसे दिखता है, इसको हम देख पाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश अगर कर दूं तो हमारा कोड रन होके कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये हुई कि जो हमारा कॉल बैक है, ठीक है, वो एरे में स्टोर हो गया। एक जो हमने एरे बनाया है उसमें तीनों कॉल बैक फंक्शंस यहाँ पे स्टोर हो गए हैं, सारे एरो फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे अगर इसको एक्सपैंड करें, हम इस फंक्शन को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ पे स्कोप्स है, यहाँ पे स्कोप्स है, और इस स्कोप्स को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो एक ब्लॉक स्कोप है, इस फंक्शन से अटैच है ये। तो ये जो फंक्शन है ये अपने स्कोप्स को अपने साथ अटैच करके रखता है, और उस ब्लॉक स्कोप में आई की वैल्यू 1 है। अगर हम इसको ओपन करेंगे दूसरे वाले को, यहाँ पे स्कोप्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक स्कोप अटैच है, ये वो वाला ब्लॉक स्कोप नहीं है,
दूसरा ब्लॉक स्कोप है, और ये दूसरा आई वेरिएबल है, ये आई का दूसरा वेरिएबल है, मतलब दूसरा आई वेरिएबल है, और इसमें आई की वैल्यू 2 है, और ये तीसरा है, ठीक है, ये अलग तीसरा ब्लॉक स्कोप है, मेमोरी में कहीं अलग क्रिएट हुआ होगा, और ये तीसरा अलग मेमोरी में अलग आई है, और उसमें आई की वैल्यू 3 है। अब ये जो तीनों फंक्शंस हैं हम इसको चाहें तो खुद से भी कॉल कर सकते हैं, केवल सेट टाइम आउट ही नहीं, कुछ समय के बाद सेट टाइम आउट तो कॉल ही करता है, अगर हम चाहें तो खुद से भी कॉल कर सकते हैं। एक एरे के अंदर अगर हमें पहली वैल्यू कॉल करनी है तो पहला फंक्शन ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, नॉर्मली ऐसे दिखता है अगर हम इसको कंसोल में, ठीक है, मतलब वो फंक्शन पूरा ऐसे कोड जैसे दिख रहा है। अगर हम नॉर्मली कंसोल लॉक करते एक एक फंक्शन को, जैसे कि मैंने एरे में पुश कर दिया तो हम सारी प्रॉपर्टी सारी वैल्यूज देख पा रहे थे, ठीक है। अगर हम नॉर्मली कंसोल लॉक करें कॉल बैक को, एक बार मैं दिखा देता हूं, अगर हम कंसोल लॉक करते हैं कॉल बैक को तो कुछ इस तरह से दिखता है, और इसमें हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देख पा रहे हैं, पूरा फंक्शन वो एकदम से कोड की तरह दिख रहा है जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज देखनी है बिना एरे में स्टोर किए, तो बिना एरे में स्टोर किए भी देख सकते हैं, एरे डॉट पुश नहीं करते हैं, हम कंसोल डॉट dir कर सकते हैं। अगर हम dir करेंगे तो हमें ये, अब ये तीनों अलग अलग मतलब तीनों इकट्ठा ही प्रिंट हो गए, ठीक है, ये हमारे डेव टूल्स को लग रहा है तीनों एक ही हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है वही सबसे ऊपर हमें यहाँ पे दिखेगा, या फर्स्ट वाला ही दिखा है, कोई बात नहीं, आई की वैल्यू जो है वो 1 यहाँ पे दिख रहा है, तीनों अलग अलग नहीं प्रिंट हुआ। एक बार मैं तीनों अलग अलग प्रिंट करके ग्रुप सेलेक्टेड करके है ना, ये इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ, फिर अगर हम देखें तो ये थर्ड वाला जो है इसमें आई की वैल्यू 3 है, ठीक है, और इसके अगर हम स्कोप में देखें तो आई की वैल्यू 2 है, तो हम console डॉट dir करके वो सारी वैल्यूज देख सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग से बाद में कॉल नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे रिमूव कर देते हैं, console डॉट dir नहीं करते हैं, एरे में पुश कर देते हैं, और एरे की वैल्यू को हम ऐसे एक्सेस करेंगे। एरे की फर्स्ट वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना है तो हमें फर्स्ट वाला फंक्शन मिल जाएगा। अब इसको अगर हम कॉल कर दें, जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं, तो आई की वैल्यू 1 आ रही है, देखो आई की वैल्यू प्रिंट होकर 1 आ रही है। अगर हम थर्ड वाले को कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, और आई की वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि हम कभी भी बाद में कॉल करेंगे तो इसने याद रखा है अपने साथ, पूरा वो अटैची पूरा झोरा बैग सब लेके उसने इसको अपने साथ रख के तब वो गया है। जब वो सेट टाइम आउट के पास गया है तो उसके पास उसका पूरा बैग था जिसके अंदर ये ब्लॉक स्कोप था, और उसमें आई की वैल्यू 1 थी, तो जाहिर सी बात है जब वो कॉल होगा तो अपने बैग से ही वो ढूंढेगा कि आई की वैल्यू क्या है, वहाँ पे मिल गया तो वहाँ से आई की वैल्यू प्रिंट कर दिया 1। तो कुछ इस तरह से ये याद रखता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं मेमोरी में, यहाँ पे हमने देखा, तो ये अलग अलग उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है ये तीनों 3 बार अलग अलग क्रिएट हुए हैं। अगर हम ऐसे देखें तो हमें देखने में तीनों एक जैसे ही लग रहे हैं, देखो तीनों एकदम एक जैसे, लेकिन उनका स्कोप अलग है, तीनों का स्कोप अलग है, और तीनों अलग हैं, एकदम मेमोरी में भी अलग हैं। अगर हम चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एरे ऑफ 0 यानी कि फर्स्ट फंक्शन हम ले रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं एरे ऑफ 2 से या 1 से, किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो ये फॉल्स आ रहा है। 1 से अगर कंपेयर करते हैं तो भी फॉल्स है, बस ये केवल खुद के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये मेमोरी में अलग अलग फंक्शन, 3 अलग अलग फंक्शंस क्रिएट हुए हैं, जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार अलग अलग फंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, और फंक्शंस के साथ साथ वो अपना पूरा स्कोप भी लेके जा रहा है, इकट्ठा वो ब्लॉक्स को बांध के अपने साथ स्टोर करके रख रहा है। ये इतनी बात समझ में आ गई, सही है, और चल भी रहा है, मस्त है, ये तो हो गया सिंपल, बस इतना ही था। अभी रुको, अभी बहुत कुछ है इसमें। अभी अगर हम मेमडियन की वेबसाइट पे जाके देखें, यहाँ पे अगर आके देखें तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। ये हमने कहाँ तक पढ़ा था, 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट हमने पढ़े थे, है ना, और फिर ये पढ़ा था, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को समझो, इस एग्जाम्पल को समझो, इसको समझो, ठीक है। अब इन सारे एग्जाम्पल्स को समझते हैं, और इन सारे एग्जाम्पल्स को समझने से पहले एक बार मैं देख लेता हूँ, मुझे याद आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसको मैं i++ अगर नहीं करूँगा तो ये हमारा लूप वो हो जाएगा। एक मैं कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे,
कॉन्स्ट, लेकिन कैसे बनेगा, कॉन्स्ट को हम बढ़ा नहीं पाएंगे। और तो एक बार डिबगर में लगा देता हूँ, अटके चाहे जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कॉन्स्ट तो लगाना ही है। यहाँ पे डिबगर लगा देंगे और इसको मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ, भले ही एरर आएगी, लेकिन मैंने ये कर दिया। और कॉन्स्ट के केस में भी ये एक ब्लॉक स्कोप बना रहा है, सिंपल, ठीक है। अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आगे अगर आते हैं तो ये एक नया ब्लॉक स्कोप भी बनाएगा। ये लाइन एरर दे रही है क्योंकि हमने एरे अपना डिलीट कर दिया, ठीक है। और अब इस कॉल बैक को मैं वैसे ही कर देता हूँ जैसे पहले था, एक वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है अब। और ये कॉन्स्ट के केस में भी उसके एमडीएन की वेबसाइट पे केवल लेट के बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्ट के केस में भी ब्लॉक स्कोप बन रहा है। क्यों नहीं बनेगा, जब कॉन्स्ट के केस में बन रहा है तो लेट के केस में भी बनेगा। और ये नए राउंड में नया स्कोप भी बनेगा, उस नया स्कोप भी बनेगा यहाँ पे, और उसमें प्रीवियस जो राउंड था उससे वैल्यू लेके यहाँ पे नए स्कोप में स्टोर भी किया जाएगा। ये हुआ है, लेकिन अभी i++ जैसे होगा एरर दे देगा। ये एरर आ गई क्योंकि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, उसमें दोबारा से असाइन नहीं कर सकते, वो एरर आ गई, ठीक है। इसको मैं लेट कर देता हूँ एक बार। तो कुछ इस तरह से काम करता है लेट के साथ जो फॉर लूप है हमारा, कुछ इस तरह से काम करता है, बहुत ही खतरनाक लेवल पे काम करता है। 4 अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये फंक्शन था, ये 3 अलग अलग फंक्शंस थे। और जो इसको थोड़ा डायग्राम से और अच्छे से अगर हम समझें तो हमारा जो एक फंक्शन था, फंक्शन नंबर 1, इसको मान लेते हैं फंक्शन नंबर 1। हमने देखा ना एरे में 3 फंक्शन हमने रखे थे। फंक्शन नंबर 1 जो है वो इस स्कोप को पॉइंट करेगा, ठीक है। फंक्शन नंबर 2 जो है ये सेकंड स्कोप को पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। और फंक्शन नंबर 3 जो है वो इस स्कोप को पॉइंट करेगा। और स्कोप 4 को कोई भी नहीं पॉइंट करेगा। स्कोप 4 को कोई भी क्यों नहीं पॉइंट करेगा, क्योंकि वो उस इटरेशन में, जो चौथा इटरेशन था उसमें हमारे उसके अंदर गया ही नहीं, हमारा फॉर लूप जो है अंदर गया ही नहीं, बाहर से ही खत्म हो गया। लेकिन स्कोप बना था, बन के वो बस डिस्ट्रॉय हो गया होगा वो। लेकिन ये सारे स्कोप्स इन फंक्शंस को याद हो गया, इन फंक्शंस ने उनका रेफरेंस रख लिया। अब ये सारे स्कोप्स डिलीट नहीं होंगे, ये चौथा वाला डिलीट हो गया होगा, मेमोरी में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्ट हो गया होगा, वो जावास्क्रिप्ट ने उसको क्लीन कर दिया होगा। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं ये डिलीट हो गया, इसको थोड़ा दूर रख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों स्कोप्स को, ये तीनों फंक्शंस पॉइंट करेंगे। तो जब ये कॉल होगा तब 2 आएगा, जब ये कॉल होगा तब 3 आएगा, जब ये कॉल होगा तो 4 आएगा। सिंपल, सही है। अब हम इसमें कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। एक बार यहाँ पे मैं एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और आप गेस करके बताना है कि इसमें आउटपुट क्या होगा। आप गेस करो और बताओ क्या आउटपुट होगा। तो इसका आउटपुट होगा 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आके देखें और इस डेव टूल्स बोल रहा हूँ, ब्रेक पॉइंट में हटा देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो इसका आउटपुट आया 0 0 0। अब ये कैसे आ गया, तो ये जो है, ये जो हमारा गेट आई फंक्शन है, ये आप देखिए ये हमारा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कब रन होता है। हमारा जो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक होता है वो केवल एक ही बार रन होता है। एक बार अगर हम फिर से यहाँ पे वो लगा दें ये चीज़, तो ये जो हमारा इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप है ये एक ही बार रन हो रहा है, पहली ही बार यहाँ पे हमारा कोड आता है। दोबारा हम कितना भी लूप चला लें, यहाँ पे देखो कंडीशन चेक हुई, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा स्लो करके दिखा देता हूँ। देखो ये वाला ब्लॉक रन हो गया पूरा, ठीक है, ये इतना, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल भी क्रिएट हुआ है गेट आई नाम से। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये यहाँ पे फंक्शन कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो लेट का यूज करके हम कई सारे वेरिएबल, एक ही बार हम लेट यूज करते हैं। लेट a, b, c, ऐसे c = 5 डाल सकते हैं, b = कोई भी अगर हम फंक्शन चाहें तो वो डाल सकते हैं, रिटर्न मान लो हाई कर देते हैं, ठीक है। और a = कोई नंबर डाल सकते हैं, नंबर तो ऑलरेडी डाल दिया है, कुछ भी डाल सकते हैं, ट्रू डाल सकते हैं। तो एक ही बार लेट का यूज करके हम कॉमा से सेपरेट अगर करते हैं तो हम अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे किया गया है, गेट आई नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया गया है,
ठीक है, और उसमें से मैं आई स्ट्रिंग में रिटर्न करवा देता हूँ। नॉर्मली तो रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई आई नाम से वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं, एक गेट आई, ठीक है, एक गेट आई और एक ए नाम से वेरिएबल क्रिएट किया गया है, ए नहीं आई, एक आई और एक गेट आई। तो गेट आई में क्या किया गया है, आई को रिटर्न करवाया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, बस कॉमा लगा के दो अलग अलग नाम से वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं और एक ही बार लेट यूज़ किया गया है। तो ये जो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है हमारा, ये पूरा ये हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट है या इनिशियलाइजेशन स्टेप है या इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बोल सकते हैं। इस ब्लॉक को उसकी तरह मत ट्रीट करना कि ब्लॉक स्कोप, ठीक है, ये वैसा ब्लॉक स्कोप नहीं है, ये बस इसको इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बोल सकते हैं, इनिशियलाइजेशन स्टेप बोल सकते हैं। एक बार एमडीएन के इस वेबसाइट पर देख लेते हैं क्या होता है। क्या नाम दिए हैं, 3 ऑप्शनल एक्सप्रेशंस, ठीक है ठीक है, यूजुअली ब्लॉक्स के ठीक है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक यूज नहीं हुआ है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट यूज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यूज करते हैं ब्लॉक में क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो है ये केवल एक ही बार रन होता है, यानी कि जो ये आई है और ये गेट आई है, ये जो फर्स्ट टाइम है, ये मतलब ये पूरा कोड केवल एक ही बार रन होगा, और गेट आई जो है वो एक ही बार क्रिएट होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टाइम ही, यहाँ से मैं स्पेस हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला चीज़ एक ही बार रन होगा। अगर हम आगे बढ़ाएं इसको तो देखो एक ही बार वो रन हुआ और फिर एक कंडीशन चेक होगा, फिर उसके बाद लूप के अंदर आएगा, लूप के बाद फिर ये लूप के बाद मतलब यहाँ पे कॉल किया गया है तो इसीलिए यहाँ पे जाता हुआ हमें दिख रहा है, ये कॉल किया गया है उसलिए यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है, हालांकि वो रन नहीं हो रहा है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब फंक्शन को हमने कॉल किया है इसीलिए यहाँ पे जाके वो वैल्यू वहाँ से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये जो हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे ये आफ्टर थॉट होगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, और ये इनिशियलाइजेशन लेट आई इज इक्वल टू 0 ये कभी दोबारा नहीं होगा, ठीक है। लेट गेट आई इज इक्वल टू ये सब कभी नहीं होगा दोबारा। तो ये वाला कोड हमारा एक ही बार रन होता है, ठीक है। और जब एक ही बार रन होता है तो ये गेट आई जो है ये इस जो फर्स्ट टाइम वाला जो 0 था उसको याद कर लेता है, उसको अपने साथ में रख लेता है। अगर हम हर बार यहाँ पे console.dir करें गेट आई, console.dir करें अगर हम गेट आई, और इस लूप को मैं मतलब डिबगर को हटा देता हूँ, ब्रेक पॉइंट को अगर हटा दूँ, तो गेट आई को अगर हम ओपन करते हैं तो इसके स्कोप में ये केवल यही है, आई इज इक्वल टू 0। अगर हम दूसरा वाला देखते हैं तो यहाँ पे भी आई इज इक्वल टू 0 है। तीसरा वाला अगर हम देखें तो तीसरे वाले में भी आई इज इक्वल टू 0 है, यानी कि गेट आई जो हमारा है वो हमने कहाँ पे वो किया था, ये ड्राइंग किया था ना, गेट आई वाला जो है कोड, एक बार गेट आई वाला फंक्शन में कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये हमारा वो वाला चीज़ गया, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ या रहने देते हैं। एक बार मैं गेट आई भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गेट आई जो है हर केस में केवल इसी को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि गेट आई क्रिएट ही एक बार हुआ है। गेट आई हमारी मेमोरी में एक ही बार है, वो 3 बार है ही नहीं, वो एक ही बार है। अगर हम एक एरे बना लें और उसमें गेट आई को पुश करें, कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, और उसमें हम गेट आई पुश कर देते हैं। कैसे पुश करेंगे, एरे डॉट पुश गेट आई, ठीक है, हमने पुश कर दिया तो 3 बार ये पुश हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एरे देखें तो 3 बार ये फंक्शन आ गया, लेकिन ये तीनों बार एक ही फंक्शन है। कैसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, एरे का अगर 0th इंडेक्स वाला ले लें और एरे का 1 इंडेक्स वाला ले लें तो देखो इक्वल है, ये एक ही बार क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमारा वो कोड एक ही बार चल रहा है। और ऐसे 2 को अगर कंपेयर कर लेंगे तो ये भी ट्रू है, मतलब इक्वल है। तो ये फर्स्ट राउंड वाले उसको पॉइंट कर रहा है बस, ठीक है। जब फर्स्ट राउंड में जो ब्लॉक स्कोप क्रिएट हुआ था, हमने देखा ये इटरेशन 1 में एक ब्लॉक क्रिएट होता है, इटरेशन 2 में दूसरा ब्लॉक, सब में आई की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो गेट आई है ये उसी को पॉइंट कर रहा है, उसी को। तो जब भी कॉल किया जाएगा, चाहे जब भी,
चाहे फॉर लूप के अंदर चाहे फॉर लूप के बाहर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एरे के अंदर स्टोर कर लिया ना, इसको हम अगर 2 वाला हम कॉल कर लेते हैं, ऐसे कॉल कर सकते हैं। देखो 0 आ रहा है, सिंपली ईजी है ना, आ रहा है। तो ये गेट आई जो है उसको याद रख ले रहा है, इसके साथ उसने क्लोजर बना लिया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्लोजर बना लिया इसने। तो ये हो गया, ये वाला कोड समझ आ गया हमें कैसे चल रहा है। अब इसके बाद एक और खतरनाक कोड एग्जांपल है, ये वाला है। ये वाला भी इजी है, खतरनाक नहीं है उतना। इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा है, इसमें गेट आई यहाँ पे आफ्टर थॉट में भी लिख दिया गया है, कॉमा गेट आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप गेस करो और बताओ यहाँ पे क्या होगा। आप गेस करो और बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे जितनी बार लूप चलेगा, पहले आप आउटपुट बताओ क्या होगा। ठीक है, आउटपुट बताओ। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 to 3 आएगी। ठीक है, 1 to 3 नॉर्मल, 1 to 3 नहीं, 0 1 2, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक चल रहा है, तो 0 1 2 आएगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो गेट आई है वो बार बार क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आफ्टर थॉट के अंदर गेट आई को डाल दिया गया है, आफ्टर थॉट के अंदर गेट आई को डाल दिया गया और उसमें बार बार एक नया फंक्शन, एरो फंक्शन स्टोर करवा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो तीनों होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एरो को अगर देखें तो इसमें जो तीनों फंक्शंस आएंगे ये तीनों अलग होंगे। फर्स्ट वाला 0 को पॉइंट करेगा, सेकंड वाला 1 को पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर स्कोप्स को देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों स्कोप्स का एक्सेस है, लेकिन ये अपने क्लोजेस्ट स्कोप से उठा के इस वैल्यू को दे रहा है। ठीक है, अगर हम तीसरे वाले को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 स्कोप का, एक जो पहले स्कोप में जो 0 क्रिएट होता है उसका भी एक्सेस है और इसका भी एक्सेस है, ये देखो। ठीक है, तो ये हमें मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अलग अलग जब भी हम अपना लूप चलाते हैं और अलग अलग अगर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग बार फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके साथ वो क्लोजर बना लेगा और उसको याद रहेगा वो। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम फंक्शंस को कंपेयर करें, फंक्शन 1 और 2 जैसे कि हमने पहले कंपेयर किया था ना, तो देखो गलत है, मतलब फॉल्स है, ये सारी फॉल्स हैं चीज़ें, क्योंकि अब ये अलग अलग फंक्शन है मेमोरी में। ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्रिएट हो रहा है। तो ये वाला भी समझ में आ गया। अब लास्ट वाला है जो सबसे खतरनाक चीज़ है, उसको मैं दिखाता हूं। लास्ट वाले का आंसर क्या होगा, ये आप गेस करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा खतरनाक है, ये आप गेस करना और बताना क्या हो, इसका आंसर क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने गेस कर लिया होगा इसका आउटपुट क्या है, और ये बहुत ही ट्रिकी है इसको आंसर करना। इसका आउटपुट बेसिकली 0 0 0 ही होगा। अगर हम यहाँ पे आके देखें, रिफ्रेश करें, तो 0 0 0 ही है आउटपुट। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं। एक तो आई क्रिएट किया गया है, दूसरा गेट आई नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया गया है जो कि केवल रिटर्न कर देता है आई की वैल्यू को और कुछ नहीं, और तीसरा यहाँ पे क्या किया गया, एक इंक्रीमेंट नाम से फंक्शन क्रिएट किया गया है जिसके अंदर आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब यहाँ पे गेट आई केवल एक ही बार क्रिएट करते हैं, यहाँ पे अगर हम आफ्टर थॉट देखें, ये आफ्टर थॉट है, ये कंडीशन, ये कंडीशन है, ये आफ्टर थॉट है। तो ये जो आफ्टर थॉट है उसमें दोबारा से कोई भी फंक्शन नहीं क्रिएट हुआ है, और उसमें कोई भी फंक्शन नहीं क्रिएट हुआ है, यानी कि ये बात क्लियर है कि गेट आई और इंक्रीमेंट दोनों, गेट आई तो हमने वहां पे लिखा है, और इंक्रीमेंट फंक्शन, ये दोनों चीजें इस वाले स्कोप को पॉइंट करेंगी। अगर हम इंक्रीमेंट भी यहाँ पे रख लें, कहाँ पे रख दें इंक्रीमेंट, यह इंक्रीमेंट, तो ये गेट आई और इंक्रीमेंट ये दोनों इस स्कोप को पॉइंट कर रही हैं। ठीक है, गेट आई और इंक्रीमेंट ये दोनों इस फर्स्ट वाले स्कोप को पॉइंट करेंगी, उसके साथ क्लोजर बना लेंगी। अगर आपको देखना है तो आप एक एरे में पुश करके देख लीजिए, 3 बार पुश करिए चाहे 10 बार पुश करिए, वही चीज रहेगा, सेम इक्वल ही रहेगा, क्योंकि ये कोड एक ही बार रन होता है, एक ही बार फंक्शन क्रिएट होगा और अपने स्कोप के अंदर वो आई को स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम यहाँ पे अगर गेट आई को कॉल करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, एक बार मैं डिबगर लगा देता हूँ और एक बार प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखते हैं।
डिबगर यहाँ पे लगेगा तो ये वेरिएबल क्रिएट होगा। यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि वैल्यू अनअवेलेबल है, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सब में वैल्यूज आती चली जाएंगी। यहाँ पे अगर आगे और मैं बढ़ा दूँ, एक सेकेंड, स्कोप वाला हमारा बंद हो गया, तो आई की वैल्यू 0 आ गई, इंक्रीमेंट की वैल्यू एक फंक्शन आ गया, गेट आई की वैल्यू एक फंक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी स्कोप को एक्सपैंड करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ब्लॉक स्कोप आ गया है 0। ठीक है, और इंक्रीमेंट को भी वही वाला ब्लॉक स्कोप मिल जाएगा, जो पहला वाला है वही वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों अपना क्लोजर बना के उसको एक पैकेज बना के, बैग बना के, गठरी बना के रख लेंगे अपने साथ। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो कंडीशन हमारी चेक होगी। अब कंडीशन में इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को अगर हम कॉल करें, ये 1 मिनट, ठीक है, इसको अगर हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे आता हुआ दिखेगा क्योंकि उस फंक्शन को इवेलुएट करने जा रहा है, लेकिन कॉल करके उसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी क्योंकि जो गेट आई है उसने क्या याद रखा है, 0। उसने याद रखा है जो पहली वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये 0 है, और 0 इज लेस देन 3। ठीक है, यहाँ पे अभी आ जाएगा 0, तो 0 इज लेस देन 3, तो 3 यहाँ पे मतलब तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे कॉन्सोल लॉग होगा i। अब इस जगह पे फर्स्ट राउंड में इसी स्कोप का एक्सेस है। फर्स्ट राउंड में जो कॉन्सोल लॉग है, ये अगर मैं सिंपल कॉन्सोल लॉग रखूं, ये सारे फंक्शंस अगर हटा दूं, मैं इसको मैं डिलीट कर दूं और इसको मैं डिलीट कर दूं, जो सिंपल कॉन्सोल लॉग है, और यहां से भी मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पे मैं कॉन्सोल लॉग रख देता हूं और यहां से भी मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पे भी मैं कॉन्सोल लॉग रख देता हूं। तो ये जो कॉन्सोल लॉग है ये इस ब्लॉक के अंदर है और यहाँ पे भी फर्स्ट राउंड में इसी को एक्सेस है इसका, और इसकी वैल्यू 0 है तो 0 कॉन्सोल में प्रिंट हो जाएगा। एक बार मैं कॉन्सोल ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे कॉन्सोल है, इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे 0 प्रिंट होके आ गया। ठीक है, एक बार मैं अगर रिफ्रेश कर दूं, 1 मिनट, और एक एक करके मैं आगे बढ़ाऊं। ठीक है, एक एक करके, तो यहाँ पे जो कॉन्सोल लॉग पे जब हम पहुंचेंगे तो ये कॉन्सोल लॉग में आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी और फिर आफ्टर थॉट इवेल्युएट होगा, यानी कि ये फंक्शन कॉल होगा इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट किस वाले स्कोप को याद रख रहा है? इंक्रीमेंट तो इसको याद रख रहा है। इंक्रीमेंट के पास जो आई की वैल्यू है वो ये वाली है, और इसको हमने 1 2 3 जो किया था, इसको मैं अभी के लिए 0 कर देता हूं, और इसको भी अभी के लिए ऐसे मतलब इसको मैं खाली ही रख देता हूं, खाली। ठीक है, अभी हम एकदम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मतलब एक नया कॉन्सेप्ट, नया लूप समझ रहे हैं। तो इसको मैंने फर्स्ट राउंड में 0 रख दिया, और ये आई जो है ये इंक्रीमेंट के अंदर, इंक्रीमेंट किसको पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट वाले ब्लॉक स्कोप को, तो इसको पॉइंट कर रहा है। और जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये आई को बढ़ाएगा क्योंकि उसके अंदर लिखा है आई प्लस प्लस, है ना। तो आई को बढ़ा के, ये बढ़ा के 1 कर देगा, इसने आई को बढ़ा के 1 कर दिया होगा। और यहाँ पे मतलब अगर हम किसी भी फंक्शन कॉल के ऊपर शायद अगर हवर करते हैं तो ये वैल्यू भी बढ़ जाती है। 1 मिनट, ये मैंने देखा अगर प्लस प्लस के ऊपर अगर हम हवर करें तो अभी देखो 1 मिनट, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, अगर मैं इस पर हवर करता हूँ तो देखो 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। ये मैंने एक पुरानी वीडियो में भी अपने डिस्कस किया था। पता नहीं बग है या फीचर है, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी बार हम हवर करते हैं किसी आई प्लस प्लस पे या ऐसे ही कई सारे स्टेटमेंट पे अगर हवर करते हैं तो चेंज होता है वो। तो इसीलिए हवर करने से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू को भी इंक्रीज करके 5 पहले ही राउंड में करवा देगा। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो अभी लूप हमारा इधर ही खत्म हो जाएगा। आई की वैल्यू अगर हम गेस करेंगे तो ये 10 हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा लूप जो है पहले ही मतलब खत्म हो जाएगा। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और हवर नहीं करूँगा, नहीं तो वैल्यू बढ़ा देगा, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। एक बार मैं एक राउंड यहाँ से आता हूँ, और यहाँ पे इंक्रीमेंट में जब भी फंक्शन कॉल होगा आई प्लस प्लस होगा और आई की वैल्यू 0 से 1 होगी। और कौन से आई की वैल्यू 0 से 1 होगी? इस वाले आई की वैल्यू। ठीक है, इस वाले आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई, लेकिन जो दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, ये यहाँ पे
एक बार मैं फिर से जाता हूँ बैक, ठीक है, और एक बार मैं फिर से वहीं पे पहुँचता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे कंसोल लॉग पे हम पहुँचते हैं। तो कंसोल लॉग में अभी उसी स्कोप का एक्सेस है, ठीक है, इसी का एक्सेस है 0 का, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जब भी हमारा फॉर लूप एंड होता है, जैसे ही फॉर लूप एंड होगा क्या क्या होगा, जैसे ही फॉर लूप एंड होगा क्या होगा, एक नया स्कोप क्रिएट होगा, यानी कि एक सेकेंड इटरेशन के लिए एक नया स्कोप क्रिएट होगा। वहां पे ब्लॉक स्कोप में आई की वैल्यू 0 रहेगी, उसमें प्रीवियस वाले से प्रीवियस स्कोप से जो वैल्यू है 0 की, आई की, वो लेके यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो एक नया ब्लॉक स्कोप क्रिएट होगा यहाँ पे, और उसमें आई की वैल्यू 0 डाल दी जाएगी। और फिर हमने देखा था कि अगर यहाँ पे आई प्लस प्लस 1 है, आई प्लस प्लस है, तो ये आई की वैल्यू बढ़ के 0 हो जाती है। लेकिन हम आफ्टर थॉट में हम उस आई को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कॉल कर रहे हैं। और हम क्या बढ़ा रहे हैं, इंक्रीमेंट को जब हम कॉल करेंगे तो हमारी ये वाली आई बढ़ जा रही है, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट उसी को याद रखता है। तो ये आई की बढ़ के 1 हो गई, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया हमने। अब देखना, इंक्रीमेंट के बाद ये हमारी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन में गेट आई, अब गेट आई भी इसी चीज को पॉइंट कर रहा है। तो गेट आई जब रिटर्न करेगा तो 1 आ जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे, इस पर हवर करके देखेंगे तो ये गेट आई रिटर्न करेगा 1, ठीक है। तो 1 इज लेस देन 3, तो ये चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर हम आएंगे, जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो वही है, 0 है। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये जो कंसोल लॉग है, ये इस कंसोल लॉग को दूसरे का एक्सेस है। कंसोल लॉग के अंदर जो आई है उसमें दूसरे ब्लॉक स्कोप का एक्सेस है, इसका एक्सेस है। और यहाँ पे अगर हम कंसोल में देखेंगे तो 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बार बार ये 0 प्रिंट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बार बार हवर करने से वो फंक्शन कॉल हो जा रहा है शायद, 1 मिनट देखता हूँ, या इसको हवर करने से, कुछ तो हवर करने से ये इशू करता है, ठीक है, इसीलिए बार बार कई बार 0 आ जाता है यहाँ पे। तो 1 मिनट, मैं आगे इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो जब कंडीशन चेक करने के बाद जब इसमें अंदर आएगा तो ये इसी 0 को पॉइंट करेगा, इसी ब्लॉक स्कोप को, क्योंकि इसको हमने बढ़ाया ही नहीं, और इसी को पॉइंट करेगा। और नेक्स्ट राउंड में फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट में जाएगा और नेक्स्ट राउंड में अलग ब्लॉक स्कोप बनेगा और उसमें आई की वैल्यू भी 0 होगी। 0 क्यों होगी, 0 इसलिए होगी क्योंकि प्रीवियस इटरेशन में आई की वैल्यू 0 थी, है ना। प्रीवियस इटरेशन में आई की वैल्यू 0 थी, तो वहां से उसने वैल्यू लिया और यहाँ पे 0 रख दिया, तो इसीलिए बार बार यहाँ पे 0 आ रहा है। अब मेरे समझाने से बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत ही वो है। तो इसको आपको खुद से समझना है, खुद से ब्रेक करना है, खुद से डायग्राम बना के समझना है, ऐसे कि कॉपी पेन में आप यूज़ करके कॉपी पेन से डायग्राम बना के समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि गेट आई और इंक्रीमेंट इस वाले आई को पॉइंट कर रहा है, इसी को बढ़ाता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 भी ये कर देगा, ठीक है। लेकिन जो कंसोल लॉग है उसको ऐसे ऐसे आई का एक्सेस है, इसका एक्सेस है, इसका एक्सेस है, ठीक है। और इसमें जब इस कंसोल लॉग में जब इसका एक्सेस था तो ये भी 0 था, तो इसीलिए इसको 0 0 ही मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से फॉर लूप चलता है और ऐसे काम करता है। इतना खतरनाक होता है फॉर लूप, लेट को ऐसे बिहाइंड द सीन्स हैंडल करता है, कॉन्स्ट को भी ऐसे हैंडल करता है। और अगर आपको फॉर लूप, एक फॉर ऑफ लूप होता है ना, अगर हमारे पास कोई एरे है, मैं एक बार ये पूरा कोड हटा देता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ, कॉन्स्ट एरे या नम्स एरे, नम्स एरे, अरे अरे यार मैं एरे नहीं लिख पा रहा हूँ, एक सेकेंड। इसमें मैं 1 2 3 ऐसे नंबर्स में डाल देता हूँ, और यहाँ पे हम फॉर ऑफ एक लूप लगाते हैं ना, फॉर लेट या कॉन्स्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस प्लस नहीं करना होता। कॉन्स्ट नम ऑफ नम्स एरे, अगर हम ये करके कंसोल लॉग या सेट टाइम आउट करके कुछ भी करते हैं तो यहाँ पे भी सेम कहानी होती है, ठीक है। कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे भी वैसे ही स्कोप बनता है। तो इसको आप खुद से एक्सप्लोर करना, देखना कि ये जो नम्स है 4 अलग अलग नम्स बनेगा, ठीक है। ये कुछ तो मैंने मिस कर दिया, ये कर्ली ब्रैकेट की जगह पे मैंने ये लगा दिया। अगर यहाँ पे जैसे अभी
कॉन्सोल लॉग में 1 सेकंड के लिए बाद ये करवा रहा हूँ, चलो 1 सेकंड के बाद मैं करवा दे रहा हूँ। और नम सभी देखेंगे तो डिबगर में हटा दूँ, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 सही आ रहा है, जैसे यहाँ पे नंबर्स है। अगर लेट कर देंगे तो भी सही आएगा, 1 सेकंड के बाद 1 2 3 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे वार किया तो ये गड़बड़ा जाएगा, 3 3 3 आ रहा है, लास्ट वाला ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो रहा है, 4 अलग अलग स्कोप्स क्रिएट हो रहे हैं कुछ इस तरह से। और जो ये फंक्शन है ये चारों अलग अलग स्कोप्स को अपने साथ बंडल करके ले जाता है, फिर जब वापस आता है तो उसको याद रहता है और वो रन हो जाता है। तो आप खुद से एक्सप्लोर करना, खुद से समझने की कोशिश करना तो समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपको लगा कि आपको ये नहीं पता था, तो इस वीडियो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इस सीरीज़ में ऐसे ही जादूगर नहीं, ऐसे ही खतरनाक वीडियोस लेके आता रहूँगा। ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपने कभी देखे नहीं होंगे, कभी पढ़े नहीं होंगे, और ये आपकी जावास्क्रिप्ट को एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।